अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग समा स्टोरीज़। आजकल सीसीटी के हवाले से कई किस्से कहानी आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। कई तो बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं और कई खुद से बनाई हुई कहानियाँ भी हैं। अब कन्फ्यूजन है, इस हवाले से बातचीत करना तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। ये बेसिकली आप कहते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कौन लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं जो खुद एनकाउंटर्स करते हैं, जो एनकाउंटर्स को फेस करते हैं? हमारे साथ आज बाबर अवान साहब मौजूद हैं जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, CIA में सर्व किया और इसी के साथ साथ इन्होंने एनकाउंटर्स की एक बड़ी फहरिस्त इनके पास मौजूद है, इसमें डिटेल्स मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि CIA के साथ साथ जो आज जो CCD के नाम से जो एक इदारा कायम किया गया, बल्कि इसको अपग्रेड किया गया और इसमें जिस तरह से एनकाउंटर्स हो रहे हैं इनमें कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, अगर आपकी लाइन यानी आपने जिस तरह से सर्व किया हुआ है और आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, कितना जिगरा चाहिए एनकाउंटर्स करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्पेशलिस्ट का लफ्ज़ है इसे आप हज़फ कीजिए। अच्छा, स्पेशलिस्ट कोई नहीं होता, सर्कमस्टांसेस होते हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए, बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए और ख़ानदानों की हिफाजत के लिए। उन सर्कमस्टांसेस के दौरान आपका ऐसे दरिंदों से सामना हो जाता है कि जिनका यकीनन फसाद फिल अर्ज के हवाला से इस दुनिया में मौजूद रहना ख़तरे से खाली नहीं होता। तो उसमें अगर आप वो इस ऑब्सलीट हो जाता है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये कोई MBBS या कोई FRCS की डिग्री नहीं है। तो यस ऑफ कोर्स मेरे क्रेडिट पे एनकाउंटर्स हैं और वो एनकाउंटर्स इंतहाई भयानक ख़तरनाक दरिंदों के एनकाउंटर्स हैं। और मैं ये समझता हूँ कि फ़ी ज़माना जब लोगों को एक गलत परसेप्शन है कि डाकू या ये जो क्रिमिनल्स हैं ये खुदा न खास्ता जान के दुश्मन बन जाएंगे और लोग इसमें कोर्ट्स में नहीं जाते और अपने मुकदमात की पैरवी नहीं करते, डरते हैं और फिर वो लोग जेलों से रहा होके वापस आ जाते हैं और फिर नए सिरे से पूरी पावर के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ फसाद फिल अर्ज का बायस बनते हैं। तो पुलिस ऐसे लोगों से निपटना बखूबी जानती है और इन लोगों का मुकाबला हम करते हैं अपनी जान हथेली पे रख के। इसमें कोई शक नहीं है। एडिशनल IG की जानिब से 90 डेज़ की एक मुद्दत के लिए ये एक पीरियड दिया गया है कि जिसके अंदर आपको एनकाउंटर्स करने, एनकाउंटर्स नहीं करने, आपको बेसिकली क्राइम को रोकना है। क्या 90 डेज़ के अंदर मुमकिन है कि जो मकसद है इसको बनाने का वो पूरा हो जाएगा? देखिए, इससे कबल CIA भी यही काम कर रही थी। बिल्कुल। उसके बाद CIA को अपग्रेड किया गया और वो एक नए अदारे की शक्ल में, एक मुनज़्ज़म अदारे की शक्ल में सामने आया एंड फाइनली अब CCD। तो ये वही जियाले हैं, वही जफाकश लोग हैं जो पहले CIA में थे, फिर उसके बाद अब CCD में हैं। 90 डेज़ शायद बड़ा बेहतरीन वक्त है क्रिमिनल्स का ताक़ुब करने के लिए और क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने के लिए, उनको निशान इबरत बनाने के लिए। ये शायद बहुत कम वक्त में भी मुमकिन है क्योंकि CIA जो कि अब CCD का दर्जा हासिल कर चुकी है, वो पहले से तैयार थी, वो पहले से इन सरगर्मियों में बिल्कुल पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए थे। इस वक्त जो ऑफिसर्स हैं, जिनमें मोहम्मद अली हैं और इस तरह से 2-3-4 और ऑफिसर्स हैं, उनके पास एक ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है उन क्रिमिनल्स की जो एक खौफ की अलामत थे, जो मुसलसल क्राइम कर रहे थे और उनको पकड़ना मुश्किल तरीन टास्क था। वो पहले भी ये टास्क सरअंजाम देते रहे और अब सोहेल ज़फ़र चट्टा, वो तो आपको पता है क्राइम की दुनिया में उनका एक नाम है और वो फड़का के रख देंगे। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि CCD का मकसद लोगों को ख़त्म करना है, एनकाउंटर्स करना है। एनकाउंटर्स मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया, सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हो जाते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो लोग, मैं ये समझता हूँ 3 लोगों को तो ज़िंदा रहने का हक नहीं है। एक वो जो बाप, बेटे, भाई या खामद के सामने किसी की बहू बेटी की इज्जत पामाल करे,
बिल्कुल सही बात। और ये तुर्रा इम्तियाज़ है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और अब सीसीडी के लिए कि ऐसे लोगों से लड़ मरा जाए। और आप शायद ये नहीं जानती कि जो पुलिस ऑफिसर्स ये टास्क सरंजाम देते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स एनकाउंटर्स का सामना होता है जिन्हें, और जो लोग इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज खुलेआम बाजारों में नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही उनको खुद से रास्ते बदल के अपने घर जाना पड़ता है। ये क्रिमिनल्स उनके दर पे होते हैं और ये कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा शख्स जो जान हथेली पे रख के मुसलसल एक जंग लड़ रहा है, उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। जैसे एक पुलिस अफसर ये समझता है कि जो लोगों की जानो माल से खेलता है, जो लोगों की इज्जतों से खेलता है, जो मासूम बच्चों के अगवा करता है, जो रेपिस्ट है, उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। और इसके फतावा मौजूद है। ये कोई ऐसे हवाई बात नहीं है, इसके फतावा मौजूद हैं कि जो फसाद फेलर्स करते हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने हल्फिया ये बात कही है कि उनका क्राइम की दुनिया से अब कोई ताल्लुक नहीं है। इस किस्म की वीडियोस कितनी वेरीफाइड होंगी, कितना बिलीव किया जाएगा उनके ऊपर? सुहेल चट्टा साहब की क़यादत के अंदर जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, नई रिवायत कायम हुई है। हाँ, लोग कुरान पाक पे बिल्कुल बिल्कुल, ये कितना इफेक्टिव होगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी होता रहा है और ये आइंदा भी होता रहेगा। यस ऑफ कोर्स, चूंकि एकदम से ये सोशल मीडिया के दौर में, जब सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है, तो लोगों तक जल्दी जल्दी ये खबरें पहुंच रही हैं। ये इससे पहले भी हुआ, उमर वर्क साहब के दौर में भी हुआ, ये आसिम इफ्तिखार कंबो साहब के दौर में भी हुआ, ये चदर साहब के दौर में भी हुआ, और इसी तरह से बहुत से पुलिस अफसरान जो अपने ज़माने में क्राइम के अगेंस्ट फाइट करते रहे हैं, उनके खौफ से लोग राह रास्त पे आते रहे हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल्स ने, जिन क्रिमिनल्स के आज भी नाम मौजूद है, ये भी कुरान पाक पे हलफ देते रहे, जिनमें आपकी तीफी फैमिलीज भी शामिल हैं, जिनमें आपके गोगीज भी शामिल हैं और ट्रका वाला भी शामिल है। ये लोग भी हलफ देते रहे अपने अपने ज़माने में। चूँकि वो लोग डकैत नहीं थे, वो लोग मनशियात फरोश नहीं थे, उनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं, तो वो एज सच अपनी ख़ानदानी दुश्मनियों को भुला नहीं सके और उनकी ये वॉर जारी रही। बट क्रिमिनल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये आज से नहीं, मेरी सर्विस के स्टार्ट में भी मैंने विटनेस किया कि लोग आए, कुरान पाक पे हल्फ दिए, और यहाँ तक ये तो भी एक फ़र्द वाहिद हल्फ दे रहा है, पूरा ख़ानदान भी हल्फ देता है, पूरी कम्युनिटी भी हल्फ देती है कि हम इस शख्स की गारंटी देते हैं कि आइंदा क्राइम नहीं करेगा। फिर उसको पुलिस अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है, मॉनिटरिंग होती है उसकी, देखा जाता है कि ये वाकई अपने हल्फ पे कायम है। तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर माशरा इस डगर पे चल पड़े, ये एक रवायत बन जाए कि पुलिस की रैपिड रिस्पांस और पुलिस के इस नौयत के एक्शंस को लेके अगर पब्लिक राह रास्त पे आ जाए, तो ये मैं ये समझता हूँ ये तो बहुत खुशाइन बात है। अच्छा, एक सवाल जहन में आता है जब आप सीसीडी का नाम सुनते हैं और आप आजकल जिस तरह से उसकी एक हाइप को देखते हैं, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि CIA भी यही काम कर रहा था, आज उसको अपग्रेड किया गया, सीसीडी का नाम दे दिया गया, लेकिन क्या रीज़न है कि CIA की कभी ऐसी हाइप नहीं बनी है? सोशल मीडिया पहले भी था, एनकाउंटर्स पहले भी हुए हैं, डेफिनेटली अब आप रिटायर्ड हैं, इस वक्त आप सीसीडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप जब CIA का हिस्सा थे, एनकाउंटर्स तो उस वक्त भी हुए हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग यू एज अ स्पेशलिस्ट ऑफ एनकाउंटर्स। वो सबसे पहले तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। एग्जैक्टली। हिस्सा हूँ, हिस्सा रहूँगा जब तक इस दुनिया में मौजूद हूँ। ठीक है। कोई भी फोर्सेस का बंदा या पुलिस सर्विस का बंदा कभी भी अपने पेरेंट्स से जुदा नहीं हो सकता। तो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है, मैं उसके साथ हमा वक्त जुड़ा हूँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर मेरा डिपार्टमेंट कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूँ, और कोई भी ऑफिसर उसको सपोर्ट नहीं करता। CIA में शायद मेरे टेन्योर में इससे ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं है, क्योंकि ये जो नई फोर्स, नया एक अदारा कायम हुआ है, इस अदारे का क़याम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, लोगों की जी अनाउंस हो गया, लोगों की निगाह उस जानिब चली गई और लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया। CIA की वर्किंग जो थी वो चूंकि एक मुद्दत से जारी थी
और लोगों को पता था कि ये काम CIA करती है, वरना अदरवाइज आप एक CIA के ऑफिसर के क्रेडिट पे चेक कर लीजिए, मोहम्मद अली के क्रेडिट को चेक कर लीजिए, जैसे मोहम्मद अली भट्ट है उनके क्रेडिट पे चेक कर लीजिए, सैकड़ों एनकाउंटर्स आपको मिलेंगे। ये काम हर दौर में हुआ है और इसी रफ्तार से हुआ है। अब CCD का जो कानून बना है, जो नया एक लॉ एनफोर्स हुआ है, हाँ, वो मजबूत है। अच्छा, ये एक फर्क है। ये एक फर्क है। CCD का अपना एक पुलिस स्टेशन है, वो इंडिपेंडेंटली केस रजिस्टर करने की अथॉरिटी रखते हैं और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की भी अथॉरिटी उनके पास है। इसके अलावा बहुत सी जो कमजोरियां थी जो CIA को फेस करनी थी, CIA इनफैक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, राइट, ठीक है, तो उसकी कमांड जो थी वो पंजाब लेवल पे नहीं थी। ओह, ये बहुत अरसे से एक ख्वाहिश थी हम जैसे पुलिस ऑफिसर्स की। हम आज से नहीं, मुद्दतों से इस चीज के ख्वाहिशमंद थे कि ऐसा अदारा जो क्राइम फाइटिंग करे, जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट वॉर है, इट्स अ वॉर अगेंस्ट क्रिमिनल्स, एग्जैक्टली, तो उसे कम से कम अगर पाकिस्तान लेवल पे नहीं तो सूबाई सतह पे एक कमांड के अंडर वन रूफ काम करना चाहिए, जो आज हो रहा है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। लाहौर का क्रिमिनल अगर बक्खर जाके छुप जाता है, बक्खर का क्रिमिनल अगर लाहौर में आ जाता है, तो ये एक सेंट्रली कमांडेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई हैंडीकैप नहीं है, राइट, वो कहीं भी एक्शन करेगी। और अब क्रिमिनल्स को चूंकि ये पता चल गया है कि हम जहां भी चले जाना है, पकड़े तो जाना हमें है, पनाह नहीं मिलनी, वो फिर अब पनाह जाके कहीं कच्चे मिलेगा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब बहुत जल्द कच्चे का सफाया भी एनकाउंटर होने जा रहा है। देगा। हमने अपने बचपन से देखा कि हम क्रिमिनल को हैरो बनाते हैं, हमारा माशरा क्रिमिनल्स को हैरो बना के पेश करता है, उन पे फिल्में बनती हैं, उन पे ड्रामास बनते हैं, और पब्लिक उस हेरोइज्म में बहुत बिलीव करती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब एक आदमी डकैती करता है, चोरियां करता है, बत्तेखोरी करता है, और वो अगर 10 लड़कियों की शादी करा देता है तो क्या ये जायज है? हाँ, बिल्कुल, हम उसकी 10 लड़कियों की शादी को लेके उसे हैरो बना देते हैं, और जो 50 खानदान उसने लूटे होते हैं, जिनकी जमा पूंजी उसने छीनी होती है, जिनके घरों पे उसने कब्जे किए होते हैं, वो हमें दिखना बंद हो जाते हैं। बाबर साहब, आपकी जर्नी में इतने सारे वाकयात हुए होंगे कि आप बहुत सी मूवीज को रिलेट कर सकते होंगे उनके साथ। कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है कि जिसमें इसी तरह से हुआ हो कि कोई शख्स एक क्रिमिनल है लेकिन उसको आइडियलाइज किया जा रहा हो? देखें, एक अच्छा शुक्र वाला बड़ा मशहूर मरूफ है, आप लोगों के जन्म से पहले की दास्तान है, उस पर रिसेंट पास्ट में एक फिल्म बनी थी, अच्छा शुक्र वाला। अच्छा शुक्र वाला कौन था? क्रिमिनल था, जग्गा गुज्जर, मशहूर मरूफ किरदार है। अगर मैं फिल्मों के नाम गिनवाना शुरू करूं, बट बहादुर, तो वो अल्लाह गरीक रहमत फरमाए बुजुर्गवार को, वो फरमाया करते थे कि ये फिल्म का नाम ही गलत है, बट बहादुर, ठीक है, तो बट तो बड़े सुलह पसंद होते हैं, बट तो बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं, तो बट बहादुर नाम रख के, तो वो एक बट की कहानी थी। वैशी गुज्जर भी, वैशी, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर फिल्मों के नाम, तो आपका पूरा एपिसोड फिल्मों के नाम पे चला जाएगा। तो हम लोग क्रिमिनल्स को हमेशा से आइडियलाइज करते हैं, और पुलिस चूंकि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट काम करती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसे करप्ट भी कहते हैं, आप उस पर करप्शन के बेशुमार इल्जाम आयद करते हैं। वेरएस आपने कभी ये सोचा कि कितने अदारे और हैं, सिविल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे आपका काम बगैर लिफाफे के होता ही नहीं है? आप मीटर तो लगवा नहीं सकते बगैर लिफाफे के। पुलिस बदनाम है, पुलिस एक ही वक्त में 2 लोगों से डील करती है, एक झूठा है, एक सच्चा है। झूठे का साथ देंगे, झूठा खामोशी से आपका शुक्रिया अदा करके चला जाएगा, आपको पैसे दे देगा, जुल्म हो जाएगा सच्चे के साथ। अच्छा बाबर साहब, आपके नज़दीक कोई वाकया आपको याद आता हो एनकाउंटर्स के हवाले से, तो प्लीज सुनाइएगा। मैं देखिए जी, बेशुमार वाकयात हैं, गुफ्तगू तवील हो जाएगी, मैं मुख्तसरन आपको 2-3 वाकयात
गोशगुजार कर देता हूँ। जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस उसकी तफ्तीश स्टार्ट कर देती है। उसमें से चंद एक वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ देते हैं, आपके लिए एक अलमिया बन जाता है कि यार ये जो कुछ हुआ है इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैंने इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। इसी नौयत का एक वाक़या जिसमें एक 5 साल का बच्चा अरीब लाहौर की एक पॉश एरिया से अगवा हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा वाक़या था लाहौर के लोगों के लिए कि बड़ी मुद्दत बाद बच्चा अगवा हुआ था और उसके लिए तावान मांगा गया था। अच्छा, मुद्दतों पहले ऐसे वाक़यात हुआ करते थे, लेकिन अरीब का अगवा बिल्कुल आजकल के लोगों के लिए एक अनोखा और एक नया वाक़या था जो कि लोगों ने देखा भी, सुना भी और उसको सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उसे लोगों ने फॉलो भी किया। अरीब को बाजियाब करवाना पुलिस की पहली अव्वलीन तरजीहात में से था। वो आपकी एक मशहूर, आप मुझे नहीं पता आप सोसाइटीज़ का नाम लेते हैं या नहीं लेते, बहरिया टाउन से उसका वो किडनैप हुआ था। 2 लोगों ने उसको किडनैप किया था और किडनैप करके वो गायब हो गए थे और फिर उसके कुछ वक्त के बाद उन्होंने रैंसम जो था वो डिमांड कर लिया था। मैं एज अ CIA ऑफिसर, SP CIA आसिम इफ्तिखार कंबो, मोहम्मद अली इंचार्ज CIA इचरा और नबी बख्श इंस्पेक्टर CIA काना, हम सब लोगों की एक टीम ने उस पर काम शुरू किया, जिसमें मैं हरावल दस्ता उस एरिया में जाके मैंने पनाह ली जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशंस के मुताबिक कुछ नुकूश मौजूद थे कि ये इस जगह की बेस हो सकती है, राइट, यहाँ से ये इनिशिएट हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे एक खातून क़याम पजीर थी जो उस किडनैपर की दोस्त थी। अच्छा, उसकी महबूबा थी। ओह, उस महबूबा ने टिप दी अपने दोस्त को कि ये लोग बहुत अमीर हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ये बहरिया टाउन में रहाइश पजीर है और ये करोड़ों रुपए आपको दे सकते हैं। वो बचा हुआ हो गया। मैं हवेली लखा के उस दूर अफ्तादा इलाके में खेतों में मैंने वक्त गुजारा। वहाँ पे ना कुछ खाने को था, ना प्रॉपर पानी पीने को था। मैं और मेरे दीगर ऑफिसर्स और जवान हम वहाँ खेतों में रहे और फाइनली अल्लाह की मदद से हमने अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी टेक्निकल तरीके से वो सारा टारगेट जो था उसे अचीव किया और वो बच्चा हमने बाजियाब करवा लिया। किस तरह टेक्निकली आपने फाइंड आउट किया? टेक्निकली हमने ऐसे फाइंड आउट किया कि हमने मोबाइल्स की मदद ली। कुछ जो कॉल्स आ रही थी वो कॉल्स हमने इंटरसेप्ट की। ओके। उन कॉल्स का मीडियम जो था वो यहाँ से कॉल नहीं होती थी, वो UAE से कॉल होती थी। अच्छा। और वो कॉल का तरीकाकार ये था कि यहाँ से कॉल UAE मिलाई जाती थी, UAE से डाइवर्ट होके वो पाकिस्तान में कॉल रिसीव होती थी। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि ये ग्रो शायद बैनुल अक़वामी सतह पे फैला हुआ है। वेयरएज़ वो था लाहौर से मुतल्लिका, और लाहौर से मुतल्लिका होने के साथ साथ वो उस खातून से वाबस्ता था जो कि हवेली लखा में रिहाइश पजीर थी। उसके ताने बाने हवेली लखा से मिलते थे, राइट। लिहाजा वो हमारे लिए एक कामयाबी का रास्ता बना। एक हमने एक तरतीब ऐसी बनाई जिसमें हमने फिर क्रिमिनल को ब्लैकमेल किया। यानी आपने प्ले किया है। जी, मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि हम जो क्रिमिनल्स के हाथों ब्लैकमेल होते हैं तो ये किस किताब में लिखा हुआ है? Why not criminals can be blackmailed by you? तो फिर हमने क्रिमिनल्स को ब्लैकमेल किया और उन क्रिमिनल्स को मजबूर कर दिया कि वो उस बच्चे को हैंडओवर करें। उस क्रिमिनल ने वो बच्चा अपने पेरेंट्स के हैंडओवर कर दिया। क्या बात है। खुद ही
और उसके पेरेंट्स जो थे वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन थे, हमने उन पे निगाह रखी हुई थी। एज सुन एज एंड आई हैड्स ऑफ, आई सैल्यूट कि उस फैमिली ने पूरा साथ दिया और वो बच्चा फिर फाइनली हमारी महफूज आगोश में पहुंचा और हमने वो बच्चा उसके वालिद और उसकी वालिदा को हैंड ओवर किया। यहाँ पे कहानी शुरू होती है, अभी शुरू होती है जी। कहानी यूं शुरू होती है जो कि बाद में हमें पता चला कि क्या क्या कुछ होने जा रहा था। अब क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी बकाया है, क्रिमिनल्स को तो आपने अरेस्ट करना है ना, बिल्कुल, वो तो एट लार्ज नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल। तो वो जो क्रिमिनल्स थे वो शेखुपुरा के एक इलाका में जाके रूपोश हो गए। अच्छा, हम लोगों का सिलसिला जारी रहा, हमने स्टॉप नहीं किया। बच्चा रिकवर हो गया, हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया, वो बच्चा उसके वालिदैन के हैंड ओवर हो गया, वो महफूज हो गया। अब हमारी जान है, हम अपनी जान पे खेलेंगे, क्रिमिनल को अरेस्ट करेंगे। फाइनली वो क्रिमिनल जो था अपने दीगर साथियों के साथ लाहौर के एक एरिया में, कैंटोनमेंट साइड पे वो एरिया है, एक गांव है, उस गांव में जाके रूपोश हो जाता है। और हमें हमारा इन्फॉर्मर बर वक्त इतला दे देता है कि वो शेखुपुरा से अपनी महबूबा को लेके लाहौर पहुंच चुका है। महबूबा अपने अहले खाना के साथ है। अच्छा। और वो अपने साथियों के हमरा एक एरिया में, एक गांव में, कैंटोनमेंट साइड पे, बॉर्डर साइड पे रूपोश हो गया है। पुलिस वहां पे घेरा डालती है और वो घेरा तंग किया जाता है। पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। ये जो क्रिमिनल है ये पुलिस को ललकारता भी है, और ये पुलिस को ललकारता है, और वहां पे एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आता है। वो अजीबोगरीब वाकया ये पेश आता है कि आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, मुझे आप गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, मुमकिन नहीं है। हमारे पास असला भी बहुत है, हमारे पास रास्ते भी बहुत हैं, आप लोग पीछे हट जाएं, हमें सेफ पैसेज दें, और दूसरा बता दें ज़हीरुद्दीन बाबरवान को कि मैं इंशाल्लाह ताला मैदान में आऊंगा। उसने इंसल्ट किया था मेरी महबूबा को हवेली लखा, तो उसका मरना लाजिम है। अच्छा, उसे कत्ल किया जाएगा। यानी वो उल्टा आपको धमका रहे हैं? धमका रहा है, ये उसने वहां से बाकायदा एक ललकारा। लेकिन ऐन उस वक्त मैंने ये देखा है कि जब जब भी मुझे किसी ने ललकारा है तो वो अपने साथियों की गोलियों का निशाना बना है, वो फिर जिंदा नहीं रहा। तो ये शख्स 1.5 घंटे की क्रॉस फायरिंग के बाद अपने साथियों की गोलियों का निशाना बनता है। कैसे? और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपने साथियों की गोलियों का निशाना। जी, मैं आपको इसमें अर्ज कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे जिक्र किया है ताकि आप इस सवाल को भी शामिल हाल कर लीजिए। जितने क्रिमिनल्स हैं, ये एक गलत आपकी मतलब एक गलत सोच है कि क्रिमिनल कोई बड़ा पहलवान होता है, क्रिमिनल कोई बड़ा मशाक होता है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टारगेटिंग कर सकता है और वो वेपन हैंडलिंग में भी बड़ा माहिर होता है। उसने कोई ट्रेनिंग शेनिंग नहीं ली होती। और हमने तो ये सुना था अपने बचपन से कि चोर दे पैर ही नहीं होंगे, उससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता। और एक बात याद रखिएगा, क्रिमिनल दिलेर हो ही नहीं सकता, बहादुर हो ही नहीं सकता। बहादुर लोग बहू बेटियों की इज्जतों से नहीं खेलते, बहादुर लोग बहू बेटियों की हिफाजतें किया करते हैं, बहादुर लोग लोगों के जहेज नहीं लूटा करते, बहादुर लोग मेहनत मजदूरी किया करते हैं। बिल्कुल सही तो बात। ये चोर, उचक्के, डकैत बुनियादी तौर पे गलीज लोग होते हैं, और गलीज बहादुर नहीं होता। ये खूबसूरत बात की आप। जब ये पुलिस को देखते हैं तो बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं, फिर ये अंधाधुंध भागना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं। ये जो एक लफ्ज मशहूर है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में डाकू अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो गया। हाँ, बड़ी कंफ्यूजन है ये। इसको क्या आप इस एंगल से नहीं ले सकते कि डाकुओं को तो ये खतरा होता है कि ये जो बंदा पुलिस ने, या अगर जो पुलिस लेके गई है उसको कहीं रिकवरी के लिए या अदरवाइज किसी मूवमेंट पे है,
तो जो इसके साथी डाकू हैं उनको इस बात का खतरा नहीं होता कि ये पुलिस की कस्टडी में जितनी देर रहेगा हमारे राज अफशा होते रहेंगे, हमारे बारे में बहुत सी मालूमात पुलिस तक पहुंच जाएंगी इसकी इंटेरोगेशन के दौरान। तो वो खुद भी चाह रहे होते हैं। ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि क्रिमिनल्स ने अपने साथियों को पुलिस की कस्टडी में आके मारा है, छुप के, कोर्ट में जाते हुए, कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, कि इसे रास्ते से हटा दिया और हमारी मुश्किल आसान हो, हमारा रास्ता। तो क्या उनका रास्ता आसान होता है इसके बाद? उसके बाद उनका रास्ता आसान होता भी है, क्योंकि बहुत से चेहरे छुप जाते हैं, बहुत से नाम छुप जाते हैं। पुलिस को बेसिकली वो सारे नाम चाहिए होते हैं जो उस गैंग का हिस्सा होते हैं, उनकी आमाजगाहों को तलाश करना होता है। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल बड़ा महदूद पैमाने पे करते हैं क्रिमिनल्स, खुला के इस्तेमाल नहीं होता। मोबाइल फोन्स बड़े सोच समझ के टाइमली इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर उसके बाद पावर ऑफ कर दिए जाते हैं। तो पुलिस बाहर तौर जो एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंसान ही है, वो साथी ही होते हैं। सीक्रेटली आप अगर किसी टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो उसके बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशंस लेते हैं तो उसके नेटवर्क दो ही हैं, एक टेक्निकल है जो आप कंप्यूटर से मदद लेते हैं, और एक ऑन ग्राउंड मौजूद इंसान। मेरा सवाल यही था नेक्स्ट, जिसका आपने जवाब खुद ही दे दिया, कि इन्फॉर्मर कौन होता है पुलिस का। अब इन्फॉर्मर से मालूमात हासिल करने के लिए, उसको इन्फॉर्मर बनाने के लिए पुलिस को क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है? पहले किसी ज़माने में बाकायदा इसके लिए पुलिस को इन्फॉर्मर्स हायर करने पड़ते थे। ओके, इन्फॉर्मर्स आउटसोर्स, यानी कि उस गैंग का हिस्सा नहीं है जी, बिल्कुल एक डिफरेंट आदमी है। थे। और पुलिस के लिए बाकायदा इसमें एक ट्रेनिंग भी शामिल थी जो हम CIA के ऑफिसर्स को दिया करते थे इन्फॉर्मर्स बनाने के लिए, कि इन्फॉर्मर कैसे बनते हैं। एक तो वो पेड इन्फॉर्मर्स होते थे, ओके, जिसे हम खबरी कहते हैं। उनका जॉब ही है, ठीक है, वो क्रिमिनल नहीं होते, वो छोटे मोटे क्रिमिनल होते हैं, कोई पॉकेट मार, कोई छोटी मोटी चिड़ी पत्ता बेचने वाला, कोई छोटा मोटा जुआरिया, छोटा क्रिमिनल। तो उसको फिर आप हायर कर लेते हैं परमानेंट बेसिस पे, वो पेड इन्फॉर्मर्स होते हैं, राइट। और वो बड़े फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स में फिरना उन लोगों के लिए आसान होता है, उनकी मूवमेंट क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए भी समटाइम्स कोई क्रिमिनल चाहिए। यू नीड अ थीफ टू कैच अ थीफ। वाओ, बहुत बड़ी मिसाल है ये तो, इंटरनेशनली नोन है कि आपको चोर पकड़ने के लिए चोर की जरूरत है। जब हम भी क्रिमिनल का पीछा करते हैं, जब हम क्रिमिनल को टारगेट करते हैं, तो हम भी उसी अंदाज में सोचते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुना देता हूँ जो शायद नॉर्मली लोग इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं करते। मेरा एक बहुत वसी एक्सपीरियंस है कार थेफ्ट में। अच्छा। जो कार लिफ्टर्स, कार थेफ्ट के माहिरीन जिस हद तक मैंने अरेस्ट किए हुए हैं और मेरी टीम ने अरेस्ट किए हुए हैं, एक ज़माना था कि कार लिफ्टिंग के हवाले से हम बेताज बादशाह थे। हमने जीरो किया लाहौर का क्राइम कार लिफ्टिंग में। क्या बात। हमारी वो टेक्निक, वो स्ट्रेटेजी, उस दौर का अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें तो आपको नजर आएगा कि लाहौर में हुआ क्या। जो लोग कारें खरीदते थे चोरी की या स्नैच्ड, उन लोगों ने कह दिया भाई लाहौर की गाड़ी नहीं चाहिए, गुजरांवाला से ले आओ, फैसलाबाद से ले आओ, मुल्तान से ले आओ, लाहौर की गाड़ी हम नहीं लेंगे। क्या बात। क्योंकि हमने उनके बीच का बंदा फंसा लिया था। अच्छा। मेरे एक ऑफिसर नबी बख्श भट्ट, उनको हमने लॉन्च किया। ये मैं इन्फॉर्मर की बात बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मर कैसे बनते हैं। उन्हें हमने लॉन्च किया इलाका गैर में कि आपने वहां पे जाना है और अपने आप को आपने बताना है कि मैं बहुत बड़ा लाहौर का डॉन हूं और जितने भी कार चोर सारे मैं वो हायर कर सकता हूं, आप मेरे साथ डील करें, हम बल्क में डील करते हैं। आपको सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, यानी आपने एक्ट करवा लिया हमसे। एक्ट करवा लिया। वो वहां चले गए। वो उनकी भी जिंदगी का एक खतरनाक तरीन मरहला। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक लम्हे के लिए उन्हें ये खदशा भी हो जाता कि ये पुलिस का बंदा है तो वो उसे वहीं मार देते। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने अपनी जान हथेली पे रखी और वहां पे उन लोगों को हायर किया। हायर किया जी, लाहौर में हमारे पास बहुत बड़ी हवेली है
और आप लोगों को हम यहाँ पे खाना भी खिलाएंगे, आप लोगों को हम यहाँ रहाइश भी देंगे, आप लाहौर से हमारे साथ मिल के ऑपरेट करें। उन लोगों को लाहौर जो एक बल्क में गाड़ियां खरीद रहे थे, उनकी खरीदी हुई गाड़ियां कोई 9-10 से ज़्यादा लाहौर में मौजूद थी मुख्तलिफ मकामात पे, जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी थी, लाहौर से लेके जानी थी। वो चारों लोगों को, उन गैंगस्टर्स को हमने वहाँ से एक अकेले इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट के साथ लाहौर मूव करवाया। वो हमारे झांसे में आए। ये दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन नेटवर्क। वो लेके आए, फिर हमने अटक के मकाम पे उनको अप्रीहेंड किया और उन्हें हमने अरेस्ट कर लिया। अच्छा। और अरेस्ट करके लाहौर ले आए। फिर 9-10 गाड़ियां भी हमने रिकवर की, और वो जो चेन थी वो हमने ब्रेक की। और वो जब जेल गए तो उन्होंने कहा जी ये फरिश्ते नाज़िल हो गए, इनका तरीकाकार ही डिफरेंट है। हमने वहां के खासादार खरीदे, सोए हुए लोगों को उठाया। ठीक है, तो कहते हैं कि आप, एक डायलॉग है एक हमसाया मुल्क की फिल्म का, मुझे बहुत पसंद है और मैं अपनी पॉलिसिंग के दौरान वो काम करता रहा हूं कि आपको किसने बोला कि पुलिस सब काम कानून के मुताबिक करती है। हाँ। तो जब आप क्रिमिनल से फाइट कर रहे होते हैं तो फिर ताज़ीरात पाकिस्तान, ज़ाब्ता फौजदारी, क्रिमिनल माइंडसेट के साथ, तो फिर आपको उस माइंडसेट के साथ चलना पड़ता है, आपको उसी अंदाज में सोचना पड़ता है। यहाँ पे एक और खूबसूरत वाकया है, मुझे भी क्रिमिनल से सीखने का मौका मिला। मैंने क्रिमिनल से लर्न किया। अच्छा। एक क्रिमिनल ने तौबा की, जैसे आज कई वीडियोस के अंदर हम देख मेरे पास उसने तौबा की। उसने कहा जी कि मैं क़यामत वारा, आज भी वो मौजूद है और वो आज सोशल मीडिया पे सहाफत कर रहा है। क्रिमिनल? वो क्रिमिनल था। अब वो अलहाज है, वो 7 वक्त का नमाजी है माशाल्लाह, और वो माशरे की बुराइयों को बेनकाब करता है। क्या बात है, क्या बात। उसने मेरे हाथ पे बैत की। नाम ले सकते हैं आप उनका? जी, लुकमान। लुकमान? लुकमान, खाली लुकमान? खाली लुकमान। उसने मेरे हाथ पे बैत की और उस बैत के नतीजे में वो आज एक छोटी सी दुकान भी चला रहा है लंडा बाजार में, टाउनशिप के लंडा बाजार में, जहाँ पे वो छोटे छोटे कपड़े भी फरोख्त करता है और शाम के टाइम पे क्रिमिनल्स के खिलाफ स्टोरीज मुख्तलिफ चैनल्स को भी देता है, सोशल मीडिया को भी ये देता तो है, आपने लड्डू देकर वापस ले लिया। पहले आपने लुकमान बोला, अब आपने लंडे की दुकान का जिक्र कर दिया। अब ये लंडे वाला लुकमान हम कहाँ से ढूंढेंगे? आप ये मैं तो कहूँगा कि आप उस लुकमान को भी इंटरव्यू कीजिए, वो एक स्टार है। जरूर करेंगे हम, बिल्कुल। मैंने उस लुकमान की माफी के बाद जब उसने मुझे कुरान पे हलफ दिया तो मैंने उसे ड्राइवर रख लिया। अच्छा। क्योंकि वो एक नौकरी दी यानी आप? जी, वो एक मारूफ कार चोर था, एक मारूफ कार चोर था। उसका नाम था क्रिमिनल्स की हिस्ट्री में, आप अगर एंटी कार लिफ्टिंग सेल जो है उसके किसी भी ऑफिसर से लुकमान का जिक्र करें तो वो एक नाम है। अच्छा। मैंने उसको मुलाजिम रखा और उसे कहा कि तुम गाड़ी चलाओगे, मेरी गाड़ी तुम ड्राइव करो। आपने इतना बड़ा रिस्क लेकर? तन्हा नहीं, मेरे साथ। ओके। मैं उससे लर्न करना चाहता था। यानी आपने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठा दिया? जी, करना पड़ता है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं आपके तवस्सुत से तमाम पुलिस ऑफिसर्स को कि ऐसे तजुर्बात से गुजरा करें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं क्या करता था, मैंने जब भी कहीं किसी एरिया में किसी क्राइम सीन पे जाना होता था या किसी मीटिंग पे जाना होता था या अपने किसी निजी मसरूफियत पे जाना होता था तो मैं उसे कहता था कि लुकमान गाड़ी निकालो, और खुद उसके साथ बैठ जाता था। अब आप सोचेंगे कि ये क्या, इससे क्या लर्न किया आपने? मैंने लाहौर के वो रास्ते लर्न किए कि जिन पे कभी पुलिस सोच भी नहीं सकती थी कि जाएंगे। पुलिस उन रास्तों पे कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि ये रास्ते भी हैं। जिस वक्त वो गाड़ी चला रहा होता होगा, थोड़ा सा तो आपका दिल भी धक धक करता होगा? नहीं, देखें, जब पुलिस वाला अगर दिल धक धक करने लग जाए तो वो क्रिमिनल के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। मैंने फिर लाहौर का वो नक्शा बनाया जो आज भी राइज है मुख्तलिफ जगहों पे, जो क्राइम क्रिमिनल्स के लिए पॉकेट्स हैं और जो क्रिमिनल्स के रास्ते हैं या कोई नो गो एरिया है। जी, तो मुझे भी नए सिरे से पता चला
कि गुलबर्ग से समनाबाद जाने का ये एरिया भी रोड भी हो सकता है, समनाबाद से मॉडल टाउन जाने का ये रास्ता भी अपनाया जा सकता है, लाहौर से काना की तरफ जाने के लिए ये रास्ता भी हो सकता है। अगर आप बॉर्डर एरिया से मूव कर रहे हैं तो जनाब आप इधर से होते हुए भी फिरोजपुर रोड पे जा सकते हैं, जो शायद मैं कभी जिंदगी भर उन रास्तों पे ना जाता। अरे वाह। जो मैंने उससे लर्न किया, फिर मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो मेरा इमीडिएट स्टाफ था, उनको बाकायदा उसकी तरबियत दी कि जब कार चोरी होगी तो हमने किधर किधर जाना है, हमने कहाँ कहाँ नाकाबंदी करनी है, हमने कार चोरी को रोकने के लिए जो हमारे नाकाबंदी पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे। ये सीधे रास्ते तो होंगे ही नहीं, जो आम पब्लिक की मूवमेंट एरियाज हैं वो नहीं होंगे। क्रिमिनल तो यहां से निकलेगा, यहां से जाएगा। तो वो मैंने लर्न किया लुकमान से। क्या बात। और उसने मुझे फ्यूचर में मेरी पूरी सर्विस में मुझे बहुत फायदा दिया। मैंने बहुत से क्रिमिनल्स एप्रीहेंड किए जिनके वहमो गुमान में नहीं था कि यहाँ इस मोड़ पे इस चौक में हम पकड़े जाएंगे। नबी बख्श मेरा सबॉर्डिनेट था, मैं उसको बताता था कि बच्चे किधर हो, वो कहता था सर फलानी जगह। मैं कहा फलानी जगह पहुंच जाओ, 100% यहाँ से ये गाड़ी गुजरेगी, और वो गुजरती थी। क्या बात है, तजर्बा हो गया ना आपको, मैंने उससे सीख लिया आपने। ज़बरदस्त। आपने अभी वाकया सुनाते हुए कहा था कि जो शख्स मुझे धमकाने की कोशिश करता है फिर वो अपने ही साथियों की गोलियों का शिकार होता है। तो क्या आपके एनकाउंटर्स इसी तरह से हुए हैं या आपने खुद भी कभी कोई एनकाउंटर किया? नहीं, देखें जी, मेरे एनकाउंटर्स की लिस्ट में एक एनकाउंटर शामिल है जिसमें मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि एनकाउंटर्स क्यों होते हैं, और सारे के सारे एनकाउंटर्स मशकूक ही नहीं होते, कुछ अचानक भी हुआ करते हैं। डिफेंस चौक में एक गाड़ी स्नैच होती है। 2 डाकू हैं, वो एक अच्छे खासे बंदे से जिसका एक बंदूक चलाने का वसी तर तजर्बा है, अच्छा, उससे गाड़ी स्नैच कर लेते हैं। मेरे बंदूक चलाने से वसी तर तजर्बे को ही आप काफ़ी समझिएगा, तजर्बा है, उससे गाड़ी स्नैच कर लेते हैं। मैं जहां आपको लेके आना चाहता हूं वहां पे आप आइए। हम अपनी जो तरीकाकार है, रूटीन है, उसकी मसरूफियात में है, और आरे बाजार का वो इलाका है कैंटोनमेंट का, हम वहां मौजूद हैं और हमारी रूटीन की मसरूफियात है। वायरलेस पे मैसेज चलता है कि डिफेंस चौक से एक गाड़ी स्नैच हो गई है और उसका रुख है भट्टा चौक की जाने। 15 पे कॉल चल गई, हम भी सुन रहे हैं। हमारा शुरू से एक तरीका कार रहा है क्राइम फाइटिंग में कि वायरलेस सेट रात को भी तकिए के साथ रख के सोएंगे। आदतन वो पूरे लाहौर को सुन रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, अपडेट रहने के लिए। राइट। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम वायरलेस सुन रहे हैं। मैं और मेरी टीम हम फौरन उठते हैं और आनन फानन हम रश करते हैं उस एरिया की जानिब जिधर उस गाड़ी ने आना था। हमारे वहां पहुंचने से कोई 1-1.5 मिनट कबल वो गाड़ी उस एरिया को क्रॉस करती है। ठीक, 1-1.5 मिनट पहले। 1-1.5 मिनट पहले। और हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वाकई इस तरह की एक गाड़ी, आप समझते हैं जब कोई बड़ी तेजी में इंतहाई बेहुदा अंदाज में गाड़ी चलाता हुआ किसी चौक को क्रॉस करता है तो सभी विटनेस करते हैं, सब लोग विटनेस करते हैं कि यार ये क्या हुआ। हाँ, ऐसे ही। तो वो हमें ये पता चल गया कि अब से 1.5 मिनट कबल गाड़ी यहां से क्रॉस कर गई सीधी, और वो बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। ओके फाइन, हम भी उस तरफ चल पड़ते हैं। मेरी एक टीम ऑलरेडी एयरपोर्ट की तरफ मौजूद थी, लाहौर एयरपोर्ट वाली साइड पे। मैं उनको कॉल करता हूं कि आप अगर यहां करीब तरीन मौजूद हैं और आप यहां से मूव नहीं कर गए तो सामने से आ जाएं। मैं और मेरी टीम भट्टा चौक से, और उनको मैं मैसेज दे देता हूं जिसमें एक बड़े मारूफ पुलिस ऑफिसर है, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल ज़ेर-ए-ताब है, वो एयरपोर्ट वाली साइड से मुझे सपोर्ट देने के लिए रवाना हो जाते हैं। एंड उस वक्त कि जब हम कोई तकरीबन 400 मीटर के फासले पे हैं और वो सामने से आ रहे हैं, उनको गाड़ी के वो सारे जो
स्पेसिफिकेशंस, उसकी डिस्क्रिप्शन उनको बता दी गई हैं। मुझे कॉल आती कि सर जी करना की है, मैं कहा पढ़ना है इन्होंने। उन्होंने कहा ओके, वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, वो फायर कर देते हैं। वो सीवीज में थे, वो ऑफिसर्स सीवीज में थे। अब हमारी कॉल है, मुझे आवाज आती है, मैं कहता खैर की हो, कहते जी गोलियां चला रहे, फायर मारे आंसू। मैं कह मार दो गई सर जी ओके। इतनी देर में वो चूंकि एप्रीहेंड हो गया, उसकी स्पीड स्लो हो गई है, वो सड़क के साथ साथ लगता एक दीवार है, वो दीवार के साथ उसकी गाड़ी लग जाती है। लेकिन वो फायर करना नहीं छोड़ता, एक उनमें से निकल के गाड़ी की बैक साइड पे आ जाता है, और एक ड्राइविंग सीट वाला गाड़ी नहीं छोड़ सकता। वो दोनों वहां पे अल्लाह के सुपुर्द होते हैं हमारी फायरिंग से। पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, जिन साहब की गाड़ी स्नैच हुई, वो गाड़ी बरामद हो गई, जाहिर है उन साहब को मिलनी है, राइट। अब उन साहब को कोर्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन गाड़ी तो मिल गई उनको, गाड़ी मिल गई ना, हाँ। FIR हो गई, हाँ। पुलिस एनकाउंटर हो गया उन लोगों के साथ, पुलिस ने अपनी जान हथेली पे रख के उनकी गाड़ी रिकवर कर ली। अब उनको जाना चाहिए ना कोर्ट में, और वो कोई बुज़दिल आदमी नहीं है, बंदूक चलाने के माहिर है, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा जी बस गाड़ी मुझे मिल गई है, मुझे ये कोटों शोटों के चक्कर में ना डालें। मैं वहां पे अड़ गया, मैंने कहा गाड़ी नहीं देनी। मैंने DI साहब से बात की, मैं कहा सर जी ये तो कोई गल ना हुई, मैं मर जाता, मेरे जवान मर जाते, हम वहां पे हमारी डेड बॉडीज आके आप उठाते, हमने जान हथेली पे रख के ये गाड़ी रिकवर की है, और ये साहब जो है ये अब उसके अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं है। उन साहब ने एविडेंस नहीं दी। एक सवाल इसमें मैं करना चाह रही हूँ, गाड़ी बरामद करते वक्त वो जो 2 शख्स, एक छुप गया था, एक ड्राइविंग सीट पे था, क्या वो मारे गए? जी, वो मैंने बताया ना कि वो वासिले जहन्नम हो गए। तो फिर उसके लिए तो आपको इंतहाई जरूरत थी। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उन साहब ने हमारा साथ नहीं दिया। उनको गाड़ी मिल गई, और जब हमने सारी पड़ताल की तो वो एक गाड़ी नहीं थी, वो बेशुमार और गाड़ियां भी स्नैच कर चुके थे, उसमें एक अदद लैंड क्रूजर भी वो स्नैच कर चुके थे। अच्छा, लेकिन वो जो गोलियां चलाने के माहिर साहब थे, उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। फिर उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हो सकता, मतलब आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो जाके कोर्ट में बयान दे, कोर्ट में जाके एविडेंस दे कि जी ये लोग हैं जिन्होंने मेरी गाड़ी छीनी थी और पुलिस ने अपनी जान हथेली पे रख के फलां चौक में ये गाड़ी रिकवर की। तो ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता था, ये इंतहाई जरूरी थी कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट बड़े बड़े बहादुर लोग अदालतों में नहीं जाते। जब आप FIR रजिस्टर करवाते हैं, जेलें भरी पड़ी हैं, कौन लोग हैं? क्रिमिनल्स हैं ना। वो जेलों में किसी घोड़ों को, वो देसी जबान में, मेरी जबान जरा थोड़ी सी तल्ख हो जाती है बाजुकात, लेकिन नहीं, घोड़ों को जो खरखना करते हैं वो तो नहीं डाकू पकड़ते ना, डाकू तो पुलिस पकड़ती है। तो ये जो जेलें भरी पड़ी हैं डकैतों से, चोरों से, हाँ। क्रिमिनल से, रेपिस्ट से, ये पुलिस ने भेजे हुए हैं। सही बात। और वो जब जेल से वापस आ जाते हैं, आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि बाज औकात ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई एविडेंस नहीं होती, जिनमें फैमिलीज केस रजिस्टर नहीं करवाती। बिल्कुल, ये तो है। देखें, पुलिस अगर साथ देना भी चाहे, एक तो खातून का मर्डर हुआ जौहर टाउन के इलाका में। मैं CI में था, मेरा एरिया था, मैं वहां गया, कई घंटे तक उस बेचारी लड़की का कोई मुद्दई नहीं था जो FIR लॉन्च करवाए कि हमारी बेटी, हमारी बहन कत्ल हो गई है। मैं ये चाहता था, मुझे ये शक नहीं, यकीन था कि इसका हस्बैंड इस मर्डर में इन्वॉल्व है। हमने मिन्नतें की, मैंने फिजिकली मिन्नतें की उसके पेरेंट्स की। उन्होंने कहा इसने मर्जी से शादी की थी, हम इसके मुद्दई नहीं बनते। ये उसमें हमें गवाह नहीं मिल रहे थे। हमने लोगों की मिन्नतें की कि खुदा के लिए जिसने ये वाकया देखा है उसके लिए गवाही दो। बड़ी मुश्किल से जाके हमें उसमें गवाहान मिले। वो कोर्ट में अभी तक जेरे समात है।
उसका कोई पैरवी करने वाला नहीं है। मैं हूं सिर्फ, ना वो मेरी बहन थी, ना बेटी थी, ना मेरी रिश्तेदार थी, लेकिन उसकी लावारसी को देखते हुए उस मौके पे मैंने अपने रब से यह वादा किया था कि इसके डाकू भी पकड़ूंगा, इसके कातिल गिरफ्तार होंगे और उनको मैं जेल भिजवाऊंगा, खा उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। और मैंने किया। मैंने उसके सारे कातिल पकड़े, माशाल्लाह, वेपन रिकवर किया, और मेरी ख्वाहिश थी कि ये अपने साथियों की फायरिंग से लुक़्मा अजल बने। लेकिन उसमें चूंकि वेपन भी रिकवर हो गया था, साथी भी सारे ही पकड़े गए थे। कौन थे साथी बाय द वे? वो सब उसके मोहल्लेदार, उसके दोस्त, क्रिमिनल्स, और वो थे टारगेट शूटर्स। यानी उस लड़की को उसके हस्बैंड ने कत्ल किया? उसके हस्बैंड ने और उसके हस्बैंड की साहबका बीवी ने कत्ल करवाया था। ओके, वो मैरिड था पहले भी? वो पहले मैरिड था। तो वो लुक़्मा अजल बनना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो बरी होगा। जिसने फायर मारा वो भी बरी होगा। बीवी को तो वो अपनी को पहले ही माफ कर चुका है, वो घर आ गई है। अब पीछे 2 मेन क्रिमिनल्स रह गए हैं। एक वो जो मददगार था जिसने डील करवाई, जिसने पैसे का लेन देन किया, और एक वो जिसने टारगेट शूट किया था। तो बच जाएंगे। बाबर रवान साहब, आपकी कहानियाँ, बल्कि ये तो खैर रियलिटीज़ हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं और इतनी सबक आमोज़ हैं कि दिल कर रहा है कि आज पूरा वक्त आपके साथ ही हम प्रोग्राम करते रहे, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त कम है। एक कहानी और सुन लीजिए, वक्त की कमी में शामिल कर लीजिए। जी जी, सुना दीजिए। चांद रात 9 बजे का वक्त, 15 पे कॉल होती है। फैसल टाउन लाहौर का इलाका है कि एक घर में एक 58 ईयर्स ओल्ड लेडी कत्ल हो गई। मैं इंचार्ज हूं एरिया का, मौका पे पहुंचता हूं, हालात व वाकयात देखता हूं, सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करता हूं। 2 महीने की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद वो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। और वो कौन होते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ वो वाकयात बता रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि पुलिस की मजबूरियां क्या है। वो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, वो डाकू हैं, सिंपल। अच्छा, ये मर्डर क्यों हो जाता है कि जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो जो 58 ईयर्स ओल्ड लेडी है वो बड़ी तकड़ी है। वो देखती है एक बंदा उसकी तरफ गन पॉइंट कर रहा है तो वो उसको कहती है तेरी ऐसी दी तैसी, तो वो फायर करता है। 2 फायर उसको लगते हैं और वो मौका पे ढेर हो जाती है। अब वो घर लूट के चले जाते हैं। अब उनकी औलाद नहीं, घर नहीं लूट पाते। वो कैसे? फायर हो गया, अब तो भागना ही है। अब तो उन्होंने भागना है। वो दीवारें फलांगते हैं, भाग जाते हैं। हम उनको 2 माह की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद गिरफ्तार कर लेते हैं। उसमें वो जो मेन क्रिमिनल है उसके साथी को पकड़ने के लिए हमें जाना पड़ता है काना के इलाका में, और वहां पे हम जब उसके साथियों को गिरफ्तार करने जाते हैं तो वो अपने साथियों की फायरिंग से मौका पे हलाक हो जाता है। उसकी सांसें चल रही होती हैं, हम उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जिंदा बच जाए, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था कि ऐसा सफ़ाक इस दुनिया में ना रहे, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है। पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए। पॉइंट ये है कि इस 2 माह के अरसा में उस खातून के अहले खाना मुसलसल कोशिश करते रहे कि ये जो बाबा बच गया है इसकी जायदाद उस खातून के अहले खाना को मिल जाए। वो कहते हैं इसने मरवा दी है। इस खातून का तो कोई 10 किलो सोना था, वो घर पे नहीं है, वो इस बाबे ने गायब करवा दिया है। वो उस मौत से भी फायदा हासिल करना चाहते थे। उनको इस चीज से कोई गरज नहीं थी कि क्रिमिनल पकड़े जाएं। पुलिस ने पर्सनली एफर्ट की, कहां इलाका गैर तक गए, कहां चकवाल, जेलम, सियालकोट, नारोवाल, डस्का, वहां पे मेरी नफरी, मेरी फोर्स, मेरे जवान रातों को वहां उस शख्स को तलाश करते रहे। और उसमें से एक शख्स जो इस वक्त जेल में है वो अपने साथियों की गोलियों का शिकार नहीं हो सका, वरना वो भी शायद अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो जाता,
क्योंकि ये साबित करना ज़रूरी था कि ये जो 65 साल का 70 साल का बाबा है, ये इसने कत्ल नहीं करवाया, ये कत्ल डाकुओं ने किया है, वो डकैती करने आए थे। पुलिस को बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। देखिए ये तो बात डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि पुलिस एफर्ट बहुत करती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें सिर्फ वो नज़र आता है जो रिकॉर्ड पर आ जाता है, सोशल मीडिया पर आ जाता है, उसके बैक एंड कितनी जद्दोजहद है वो हम देख ही नहीं पाते हैं। बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई विश कि मैं आपको दोबारा बुलाऊं और हम आपसे फिर से ये सारे वाक़यात सुने जो कि हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए समा स्टोरीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।